हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रीतिकालीन कवियों से संबंधित कथन। जितने भी कथन हैं वो हम पूरे करेंगे यहाँ पर, और अगर बच गए तो अगली क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। जितने भी क्लास के नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 90 68 68 नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, शुरुआत करते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना का सार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकालीन कवियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। इनकी भाषा ललित और शानुप्रास होती थी। चिंतामणि त्रिपाठी के लिए, यानी चिंतामणि त्रिपाठी के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है कि इनकी भाषा ललित और शानुप्रास होती थी। किसके लिए? चिंतामणि त्रिपाठी के लिए। और चिंतामणि त्रिपाठी किसके थे? रीतिकालीन कवि थे। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। बेनी के लिए बोला है कि भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। किसने बोला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हम कथन पढ़ रहे हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कथन, 2-3 कथन परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं। ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कितनी महत्वपूर्ण क्लास है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। ये है भाषा भूषण के लेखक कौन है? महाराज जसवंत सिंह। तो यहाँ आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ये किसने बोला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। किसके विषय में बोला है? जसवंत सिंह के विषय में बोला है। और जसवंत सिंह की रचना कौन सी है? भाषा भूषण। ये बहुत महत्वपूर्ण है, IMP लगा लेना कि भाषा भूषण किसकी रचना है? महाराज जसवंत सिंह की है। आगे बढ़ते हैं। जिसका बहुत IMP, वेरी वेरी IMP, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई के लिए बोला। किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। इसमें तो रस के छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। बिहारी सतसई के लिए किसने बोला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। और ये आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन सब का उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही आएगा, तो इस बात से आप निश्चित रहेंगे। आपने पेपर दिए हैं बहुत सारे, आप जानते हैं क्या महत्वपूर्ण है, क्या छोड़ने लायक है, क्या पढ़ने लायक है। तो यहाँ देखेंगे, यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वंशतली है तो मुख तक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी सतसई के लिए बोला है। किसने बोला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है कि प्रबंध काव्य विस्तृत वंशतली, यानी कि देखो, उस समय में जैसे प्रबंध काव्य भी लिखे जा रहे थे, माफ कीजिए, खंड काव्य भी लिखे, लेकिन बिहारी सतसई, यानी बिहारी ने जो सतसई लिखी है, जिसमें क्या है, 713, कहीं तो 713 मिलते हैं, कहीं 719 दोहे मिलते हैं, लेकिन कभी भी ये निश्चित है कभी दोनों इकट्ठे नहीं मिलते हैं। तो ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, कहीं ये 719 मिलते हैं, कहीं 713 मिलते हैं, तो दोनों इकट्ठे कभी नहीं आएंगे। वैसे देखा जाए तो 713 ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। तो इनके छोटे छोटे दोहे थे, लेकिन क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध थे। ये किसने बोला है? बिहारी सतसई ने। तो मुख तक सुना हुआ गुलदस्ता, यानी गुलदस्ता, जैसे कि गुलदस्ता बनाते हैं ना, बहुत सारे फूलों में जो प्यारे प्यारे फूल होते हैं, अच्छे अच्छे फूल होते हैं, इकट्ठा करके गुलदस्ता बना दिया जाता है, इन्हें उन्हें इकट्ठा कर दिया जाता है। तो वही इन बिहारी सतसई के बारे में बोला। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। किसी कवि की कल्पना की समार शक्ति के साथ भाषा की समार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही
वह मुक्तक की रचना में सफल होगा बिहारी के लिए। यानी जिस कवि की कल्पना की समाज शक्ति, यानी कल्पना को समाहित कैसे किया जाता है, यानी जैसे मान लो आप कविता कर रहे हो, आप अपनी कल्पना को कैसे समाट, यानी कैसे इकट्ठा कर सकते हो, जितनी होगी उतनी वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। और आप सभी जानते हैं बिहारी के बड़े बड़े छोटे छोटे दोहे हैं, बिहारी के दोहे को पिचकारी बोला है, आगे देखेंगे। तो ये कहा कि बिहारी ने छोटे जरूर लिखे लेकिन क्या है बहुत ही अच्छे और प्रभावपूर्ण दोहे उन्होंने लिखे हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी काफ़ी तारीफ भी की है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। देखिए भाई, आपको 199 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं ना, 199 रुपये में ये PDF आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है प्रतिदिन की क्लास की। बहुत मेहनत के साथ मैं क्लास बनाती हूँ, 6-7 घंटे मुझे एक वीडियो बनाने में लग जाते हैं। अगर ये पेपर की डेट आगे जाती है और ये संपूर्ण हो जाते हैं, अगर ये संपूर्ण हो जाते हैं तो फिर 199 रुपये इसकी फ़ीस नहीं रहेगी, फिर इसकी फ़ीस आपको 500 रुपये मिलेगी। और ये सिर्फ 25 विद्यार्थियों के लिए है। अभी प्रतिदिन की जो वीडियो है उसके नोट्स मिल रही हैं। हाँ, ये मैं गारंटी लेती हूँ कि नेट आपका आराम से निकल जाएगा अगर आप मेरे नोट्स पढ़ते हो, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन मैं JRF की गारंटी इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मैंने अभी ये पूरे नहीं किए हैं, ठीक है, पूरे नहीं हुए हैं। लेना ना लेना आपकी मर्जी। अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हो तो वीडियो देखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स भी आप मेरे साथ बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाना चाहें मेरे तो वीडियो को देखकर तो आप आराम से बनाओ, कुछ नहीं, मतलब ऐसे कोई प्राइज़ नहीं लेंगी, वीडियो बिल्कुल फ्री में है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेट JRF निकाल सके। हाँ, अगर पेपर की डेट आगे जाती है तो फिर इसकी फ़ीस 500 रुपये हो जाएगी अगर कोई लेना चाहे तो। आप प्रतिदिन की वीडियो के 199 रुपये में मिल रहे हैं सिर्फ 25 विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। साहित्यिक का मतलब ये है कि जैसे उसमें शुद्धता है। क्या है? शुद्धता है। ये नहीं कि ग्रामीण जो हमारी भाषा होती है, जैसे कोई हरियाणा के तो हरियाणवी शब्द आएंगे उनकी भाषा में, राजस्थान है तो राजस्थानी आएंगे। लेकिन बिहारी की भाषा, यानी बिहारी ने छोटे जरूर लिखे लेकिन उनकी भाषा में शुद्धता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं, ठीक है। कविता उनकी संगारी है पर प्रेम की उस भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है बिहारी के लिए। कविता उनकी श्रृंगारी है, यानी उनकी कविता में श्रृंगार है। तो देखो, श्रृंगार है ना, ये टाइपिंग में नहीं आता। श्रृंगार वैसे तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब टाइप करते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है, जो कि गलत है। लेकिन ये क्या है, टाइपिंग में, जैसे टाइपिंग में हमारी जो हिंदी भाषा बाद में टाइपिंग में आई है, पहले अंग्रेजी थी, इसलिए टाइपिंग में शुद्धता नहीं लिखी जाती। कभी ये सोचो कि यह अशुद्ध है। पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। तो देखो, जैसे घनानंद है, मैं उदाहरण की तुम्हें, घनानंद को सुजान नामक प्रेमिका से धोखा मिलता है, ठीक है। तो वो प्रेम एकनिष्ठ करते, उनका अपना प्रेम था, यानी उनके प्रेम में एक दर्द थी, एक पीड़ा थी। क्योंकि देखो, अब आपके पैर में चोट लगती है तो आप महसूस कर, दूसरा तो उसमें ये मान लीजिए इस पर किसी को बोले भी कविता लिखो, तो दूसरा उस चीज़ को इतनी गहराई से नहीं ले जाएगा, उस दर्द को। ये बोल रहे इतना दर्द है, ये लिखे वो। लेकिन क्या है, घनानंद को खुद का अपना दर्द था, इसलिए उनके प्रेम में गहराई है। लेकिन क्या है, बिहारी ने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारी रचना की है। उनका अपना दर्द नहीं था, इसलिए उनकी अपनी गहराई में उनका श्रृंगार प्रेम नहीं गया, इसलिए इसका यही आएगा। रामचंद्र शुक्ल है, ये उदाहरण के रूप में आपको बता रही हूँ। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक थी, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी मंडन के लिए, मतलब मंडन के लिए बोला है। देखो, अब मंडन अगर याद नहीं, हो सकता है कि राम जी की किसका कथन है, तो रामचंद्र शुक्ल का। ये एक प्रश्न में आपके 2-2 प्रश्न हो रहे हैं। किसके लिए? मंडन के लिए। किसने बोला? रामचंद्र शुक्ल ने बोला, ठीक है। तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप बड़े समझदार हो। और इनकी भाषा बड़ी स्वाभाविक है। स्वभाव मतलब स्वाभाविक, इन्हीं मामा बोलचाल में बात करते कि आराम से आदमी समझता है। चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी, चलती और व्यंजनापूर्ण, लेकिन क्या भाषा में स्वाभाविक होते हुए भी क्या थी? शुद्धता थी। किसकी भाषा में? मंडन के लिए। मंडन के लिए तारीफ किसने की है? रामचंद्र शुक्ल ने की है। इनका सच्चा कवि हृदय था, इनका सच्चा कवि हृदय था। किसके लिए? मतीराम के लिए। आप थोड़ी सी ट्रिक देख लेना। अब जिसमें मति होती है, बुद्धि होती है, तो वो क्या है? सच्चे हृदय से किसी भी रिश्ते को निभाता, सच्चे हृदय से, ठीक है। तो ये किसके लिए? मतीराम के लिए। आगे बढ़ते हैं।
मेरा थोड़ा गला ख़राब है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो कल मैं 3 बजे लाइव आ रही हूँ, मेरे से लाइव जुड़कर कोई बातचीत करना चाहे, कोई डाउट पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कल मैं 3 बजे आपसे लाइव मिलती हूँ। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि ने इनकी चलती भाषा सरल और व्यंजना नहीं मिलती मतीराम के लिए। यानी रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि है पद्माकर को छोड़कर, यानी पहले स्थान पर किसको रखा, पद्माकर को, और उसके बाद इन्होंने मतीराम को माना है। ये कह रहे हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि पद्माकर को छोड़कर किसी कवि में इनकी जैसी भाषा और शल व्यंजना नहीं मिलती मतीराम के लिए बोला किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन पहले स्थान पर उन्होंने पद्माकर को रखा है और दूसरे स्थान पर रखा है मतीराम। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बनी रहेगी, ये बढ़ती गई भूषण के लिए। यानी उनकी प्रति भक्ति और सम्मान, उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बनी रहेगी। यानी हिंदू जाति उनका सम्मान पहले भी करती थी और आगे भी करती रहेगी, यानी बढ़ती ही जाएगी। किसके लिए, भूषण के लिए बोला है। और किसने बोला, रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए भूषण के लिए। भूषण के वीर, आप सभी जानते हैं कि रीतिकाल कवियों में अगर कोई श्रृंगार रचना लिख रहा था, माफ़ कीजिए उल्टा बोल गई, रीतिकाल कवियों में अगर कोई वीरता कवि कर रहा था, यानी वीरता प्रधान जो रचनाएं कर रहा था, तो वो भूषण कर रहे थे। बाकी सभी अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने में लग रहे थे और धन कमाने में लगे हुए थे, झूठी भी प्रशंसा कर रहे थे। जैसे कि जयचंद जो देशद्रोही थे, उनके बारे में बड़ा बढ़ाचा कर चढ़ाकर लिखा गया, क्योंकि उन्हें अपने धन कमाने के लिए, धनोपार्जन से क्या है था, मतलब वो इतने ये नहीं देश में क्या रहो, इनसे कोई लेना देना नहीं था, अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न कर रहे थे। उनके आश्रयदाता भोग विलास में खोए हुए थे और उनका जो भक्ति यानी देश प्रेम था वो सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित था। लेकिन भूषण एकमात्र ऐसे कवि थे जो रीतिकाल में और कवियों से अलग थे, ये वीरता पूर्ण रचनाएं कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये भाषा भूषण के लिए बोला है, रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। जिनकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। भूषण के लिए बोला किसने, रामचंद्र शुक्ल ने, कि जिसकी रचना को हर जनता की, भाई जनता जब तक चाहे, अभी राजनीति से ले लीजिए, अब जनता जब तक चाहे उसे बना सकते, चाहे उसे बिगाड़ सकती। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ ऐसी होती है, यानी जबकि दूसरों का हम जितना प्यार प्रेम इकट्ठा करेंगे उतना ही हम मान सम्मान समाज में पाएंगे। अब मेरे से लगा लीजिए, जब आप जो चाहेंगे, मैं आप जो कहोगे कि मैडम हमें इस PDF की आवश्यकता है, ये टॉपिक है, इसके नोट्स बना दो, तो जब मैं आपके लिए कार्य करूंगी तभी तो आप मुझे समझोगे, और मैं अपने तरीके से चलती रहूंगी तो आप भी कुछ नहीं समझोगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक दूसरे के लिए जीना पड़ता है, और जीना पड़ता मजबूरी नहीं, जीना चाहिए, मैं यही कहूँगी। क्योंकि है ना, जब दो भी कोई भी रिश्ता हो, दोनों में प्यार प्रेम से ही आगे बढ़ता है, और वो समाज में रहने के लिए समाज की नियम और तौर तरीके, ये नहीं कि ऐसा तो नहीं कि अंधाधुंध अनुसरण करो, लेकिन फिर भी मान सम्मान, बड़ों के लिए मान सम्मान और छोटों के लिए प्यार हमारे हृदय में होना चाहिए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का कोई वर्णन कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। यानी शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन का कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। भूषण के लिए बोला किसने, रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है भूषण के लिए, ये पढ़िए दोबारा आ गए, हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है भूषण के लिए। छंद शास्त्र में इन सब विशुद्ध निरूपण और किसी कवि ने नहीं दिया। सुखदेव मिश्र के लिए बोला है। अब आपके दिमाग में ये होगा भाई ये आएंगे नहीं आएंगे, तो देखिए सारे आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, सारे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से सारे संबंधित मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, वो मैं भेज दूंगी आपके पास अगर आप चाहें तो। ये आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। आचार्य और कवि के रूप में ये हमारे सामने देव के, देखो एक देव बड़े की बिहारी, देव बड़े की बिहारी, नोट कर लेना। बहुत सी बातें ऐसे बताती हूँ जो PDF से अलग हटकर बोलती हैं। तो मिश्र बंधु जो भाई थे, 3 भाई थे मिश्र बंधु, उनमें सबसे पहले विवाद हुआ था कि देव बड़े हैं कि बिहारी, ठीक है। तो इसमें विवाद काफ़ी लंबा चला था।
तो इसमें क्या कि देव क्या है, देव को आचार्य और कवि के किसी ने किसी आचार्य माना है, इसे किसे कवि माना है, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग से माना है। कविता और मौलिकता, और मिश्र बंधुओं ने क्या है, बिहारी को कवि मानने से भी इनकार कर दिया था कि कवि है ही नहीं। मिश्र बंधुओं ने बिहारी को ये माने, बिहारी को इन्होंने कवि मानने से भी इनकार कर दिया था। ऐसी बहस चली थी इनकी, सबसे पहले इन्होंने ही बहस की थी, मतलब विवाद चला था। कविता शक्ति और मौलिकता देव में भूमि थी, पर उनके सम्यक संपूर्ण में उनकी विशेष रुचि प्राय बाधक हुई। देव के लिए इन्होंने बोला है कि कविता और मौलिकता देव में खूबी थी। कविता शक्ति यानी कवि की जो शक्ति होती है, और जो उसकी मौलिकता यानी उसकी जो जड़ होती है, वो खूबी उसमें पूरी तरह पर कभी बाधक नहीं हुई। उनके सम्यक संपूर्ण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई देव के लिए, ठीक है। रीतिकाल कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इनमें संदेह नहीं देव के लिए। मतलब रीतिकाल के जितने भी कवि हैं, इन्होंने बोला है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, मैं नहीं कह रही, रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि रीतिकाल के कवि में बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए, देव के लिए बोला है। श्रीपति ने काव्य के सभी अंगों का निरूपण विशुद्ध रीति से किया है। तो भाई देखो, रीति की जो विशेषता तो रीतिकाल में है, इसी नाम पर रीति पड़ा है। तो रीति का क्या है, जो हमारे काव्य के लिए जरूरी होते हैं, जैसे अलंकार है, छंद है, तो रीतिबद्ध थे, कुछ रीति सिद्ध थे और रीति मुक्त थे, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है। आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है, जिसमें रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है। तो रीति मुक्त में तो आप सभी जानते हैं घनानंद आलम बोधा है, ठीक है। और रीतिबद्ध वो कवि थे जो रीतिकाल की परिपाटी अपनाने थे, और जो रीति सिद्ध वो कवि थे जो जिनको रीति की जानकारी थी, लेकिन फिर भी वो अपने कविताओं में यानी अपने रचनाओं में नहीं लेकर आ रहे थे। रीति सिद्ध थे बिहारी, रीति सिद्ध थे बिहारी, ठीक है। बाकी होते हैं वो सारे रीतिबद्ध में बहुत ज़्यादा है, तो इतना याद रख लेना। रिसोर्ट में घनानंद आलम बोधा क्या है, मुक्त है, और रीति सिद्ध में क्या है, ये है बिहारी है अपने। बाकी सारे रीति इसमें आ जाएंगे, ज़्यादातर रीतिबद्ध में ये हो गया था। इनकी रचना कला पक्ष में सहित और भाव पक्ष में रंजनकार ने भिखारी दास की लिए है। जो महत्वपूर्ण वो बता देती हूँ, जो ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। जो महत्वपूर्ण मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये आया हुआ है। वैसे तो कुछ भी आ सकता है, अभी आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो आपको मैं जरूर बताऊंगी। इनकी रचना की रमणीयता इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर के लिए बोला है इन्होंने। ऋतकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी, इन्हें यमुना लहरी देव स्तुति में भी नवरस और षष्ठ ऋतु सुजाई गवाल के लिए बोला है। किसने बोला है, गवाल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला। क्या बोला कि ऋतकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी, इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षष्ठ ऋतु सुनाई पड़ी है। गवाल के लिए बोला कि इनमें रीतिकाल जो रीति की परिपाटी अपना रहे थे, कौन, गवाल कवि बना रहे थे। और ये कहेगी इनमें क्या है, नवरस और षटपद ऋतु, क्या उसमें क्या था कि रीतिकाल में ये चरम सीमा पर था। भाई रीतिकाल में ही चरम सीमा पर था, कहाँ छंद आए, कहाँ अलंकार, बहुत अलंकार में रचनाएं हुई हैं। तो इन्होंने कहा कि इसमें भी क्या, इन्होंने नवरस और षटपद की ऋतु ये सुनाई पड़ रही थी। किसके लिए, गवाल के लिए। षड ऋतुओं का वर्णन इन्हें विस्तृत किया। ये संगारी उद्दीन के ढंग का है गवाल के लिए, जो ऊपर बोला था यही। गवाल ने देशाटन अच्छा किया, उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। देशाटन मतलब देश विदेश में घूमना, जगह जगह पर घूमना। तो जगह जगह घूमेंगे तो वहाँ की बोलियों और वहाँ के प्रांतों की बोलियों की भाषाओं का प्रभाव तो हम पर पड़ता है। आप लगा लीजिए कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चले जाइए, आपकी भाषा में वो परिवर्तन आएगा, कुछ बहुत से शब्द आप सीख जाओगे। तो ये गवाल के लिए बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये आपके हैं आदिकाल से संबंधित कथन, आदिकाल से संबंधित कथन बोले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वो पढ़ेंगे। पर देख ये पहला ही वेरी आईएमपी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। और ये आप सभी जानते हैं, कितनी बार पूछा गया है उतना ही कम बोलूँगी। बहुत महत्वपूर्ण, याद कर लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है, इसको तो रट लेना आप। इन कालों की रचनाओं को विशेष प्रवृत्ति के अनुसार इनका नामकरण किया गया है। देखें, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत और ईस्वी में अंतर जान लेंगे आप अच्छी प्रकार से। देखो, अब मान लीजिए संवत है 1050, ठीक है, मेरा मैथ कमज़ोर है।
आप इसमें 57 वर्ष घटाएंगे तो ईस्वी निकल आएगा, और ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ेंगे तो आपका संवत आ जाएगा। यानी संवत में तो घटाना पड़ता है, कितने घटाने हैं ये भी तो पता होना चाहिए, 57 वर्ष घटाने हैं। लेकिन अगर ईस्वी दिया है और आपको संवत आ जाए आपको, तो आप ये कितने सन रटोगे? आपको कुछ लॉजिक तो याद होना चाहिए ना। इतने सन तो मैं तो इतने रटती नहीं, मैं तो ईस्वी याद कर लेती हूँ, फिर संवत याद करती नहीं। क्यों नहीं करती? मुझे पता है कि अगर संवत दिया है और ईस्वी निकालना है तो संवत में से 57 वर्ष घटा देते हैं। ईस्वी दिया है और हमें संवत पूछा गया है तो 57 वर्ष क्या है उसमें जोड़कर देख लेना है। तो संवत में से घटाना है, नहीं फिर घटाने जोड़ने के लिए अब ये परीक्षा का इतना दबाव होता है, तो आपके मन में वहाँ होगा कि मैडम ने घटाना बताया था कि जोड़ना बताया था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। तो देखो संवत में कितनी 1 2 3 4 वर्ण आ रहे। वो ये मत कहना कि मैम ये आधा है ये पूरा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा है, इतना याद रखना, ठीक है, ये ज़्यादा है। तो हम घटाते हैं तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, कम में से ज़्यादा को, तो हम ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, तो ये है ज़्यादा। तो ये तो क्या इसमें से घटाना पड़ेगा, ईस्वी क्या है कम है, यानी ईस्वी का तो एक ही वर्ण है। ईस्वी ऐसे यानी कि मतलब इसे काम चला लेते हैं ये लिख के, ठीक है, ये लिख के। तो संवत में से ईस्वी आप घटाएंगे और ईस्वी में संवत जोड़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा में से ये समझ गए होंगे, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर अमीर देव के समय कुछ पीछे तक माना जाता है। अब ये काल किसने माना है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसमें दो बात याद रखने की है, एक तो ये संवत दिया है, मान लीजिए वो कोई अब आगे कंपटीशन इतना हो गया कि मान ली ये देना और राजाओं के नाम ले दे कि किस राजा के शुरू काल से और अंत तक बताए, तो ये ऑप्शन हो, तो वहाँ तो आपने संवत रट लिया और ईस्वी रट लिया, लेकिन आपकी सिट्टिविटी वहाँ गुम हो जाएगी कि राजा कौन सा था। तो ध्यान रखेंगे महाराज भोज के समय से लेकर, यानी महाराज भोज के समय से लेकर और अंत समय कौन है, हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक भाषा देश भाषा ही कहलाती रही, और वह जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होने लगा। यानी जब तक भाषा बोलचाल में थी तो वह देश भाषा थी। मान लीजिए आप जो बोलचाल में बोलते हो, जैसे आपके क्षेत्र में जो जैसे हरियाणा तो हरियाणा में बोलते हो, लेकिन जब आप किसी किताब यानी ऑफिस में या कहीं कार्यालय में, यानी कहीं कार्यालय में प्रयोग करते तो आपको शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा। वहाँ आप हरियाणवी नहीं बोल तो सकते हैं, लेकिन आप कागज कार्रवाई होती है वो सारी आपको हिंदी या इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। वह भी साहित्यिक भाषा हो गई जब अपभ्रंश का प्रयोग होने लगा, यानी वो साहित्यिक भाषा में परिवर्तित होने लगी। अपभ्रंश से क्या है, हिंदी खड़ी बोली आने लगी। नाथ पंथ के जोग की भाषा क्या थी, सदुपड़ी। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ध्यान रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम पढ़ रहे हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, ये ठीक है। सिद्धों में सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत क्या है, 690 के हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। कबीर आदि संतों के नाथ पंथ जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री सदुकड़ी भाषा है। तो कबीर की कहीं भी आपको कबीर के बारे में सदुकड़ी शब्द दिखाई दे जाए तो आप रामचंद्र शुक्ल कर देना, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा माना है, और आचार्य हजारी प्रसाद ने कहा है कि ये भाषा के क्या थे, डिक्टेटर थे। भाषा के डिक्टेटर किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? कबीर को माना है। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, किसने माना है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने माना है। और खिचड़ी क्या है? जब पांच चीज़ें पड़ जाती हैं, पंचमेल बना देते हैं, तो खिचड़ी क्या हो जाती है? सुंदर हो जाती है। और ये सारे कथन किसके बारे में बोला है? कबीर के बारे में बोला गया है। वीर गति के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बिसल देवरासों मिलती है, और बिसल देवरासों में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन भी मिलता है। और 12 मासा क्या होता है? 12 ऋतुओं का वर्णन। और ये किसने कहाँ किया गया? बिसल देवरासों में किया गया सबसे पहले 12 मासा ऋतुओं का वर्णन। एक क्वेश्चन आप बताएंगे, रीतिकाल में ऋतुओं से संबंधित, यानी ऋतु जो पर्यावरण से संबंधित, प्रकृति से संबंधित जो रचनाएं लिख रहा था वो था सेनापति। सेनापति को प्रकृति प्रेम भी बोला जाता है, कहा जाता है।
विशल देव रासों में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ यानी 1212 यानी रीतिकाल की रचना की गई थी 1212 में। ठीक है, रीतिकाल की नहीं, माफ कीजिए, रीतिकाल नहीं, मैं माफी चाहूंगी, फुलों में निकल गया। विशल देव रासों की 1212 विशल देव रासों। वह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णात्मक है विशल देव रासों के लिए, यानी घटनात्मक सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं है, वर्णात्मक यानी किस्से भी वर्णन से किए गए हैं। आगे बढ़ते, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो साहित्यिक नहीं है राजस्थानी विशल देव रासो, यानी भाषा की परीक्षा करके देखते हैं, यानी भाषा को गहराई से देखते हैं। किसकी भाषा को? विशल देव रासो की भाषा को। तो वे साहित्यिक नहीं है, मतलब राजस्थानी भाषा किसने माना है? विशल देव रासो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि विशल देव की भाषा की हम परीक्षा करें तो ये साहित्यिक आपको भाषा नहीं मिलेगी, ये क्या है? राजस्थानी भाषा आपको मिलेगी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था, यानी डिंगल भाषा में क्या थे? राजस्थानी शब्द होते थे, वो डिंगल भाषा होती थी। और अपभ्रंश भाषा के शब्द होते थे, यानी अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा, देखे जाए यानी अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा, तो ये पिंगल भाषा, यानी पिंगल जो भाषा होती थी ये भाषा होती थी बड़ी ही मीठी भाषा। अभी मीठी नहीं, इस बच्चे ने डाल रखी थी, मजाक कर रही हूँ, मतलब ऐसा ही कि कानों को प्रिय लगती थी। लेकिन डिंगल भाषा राजस्थानी शब्दों का प्रयोग होने के कारण क्या इसमें क्या है? इसमें वीरतापूर्ण जो वर्णन किया जाता, वीरों की वीरता का वर्णन किया जाता था, तो इसमें डे यानी डे के इस प्रकार के वर्णों का ज़्यादा प्रयोग होता था, तो लोग इसे कर्कश शब्दावली कहते थे डिंगल भाषा को। यानी कर्कश शब्द ये इतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई थी जितनी पिंगल हुई थी, क्योंकि इसमें कर्कश शब्दावली का प्रयोग माना जाता था। भाषा की कसौटी की यदि ग्रंथ को कसते हैं तो निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। पृथ्वीराज रासों के लिए, पृथ्वीराज रासों के बारे में किसने बोला? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि ये भाषा की कसौटी पर सही नहीं उतरता महाकाव्य, और इसमें व्याकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। किसने बोला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विद्या, ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण याद कर लेना। ये देखो, ये एक तो ये मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। विद्यापति की कृष्ण भक्ति की परंपरा में ना समझा जाए, यानी विद्यापति को किसी ने तो माना है कि भक्ति काल में कविताएं ज़्यादा, किसने अपने अपने विद्वानों का अलग अलग मत है, और जब इसके बारे में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी ज़्यादा, क्योंकि वीडियो में जो महत्वपूर्ण तथ्य वो छूट जाते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए विद्यापति के पदों में। ये रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही इनकी जो रचना इन्होंने की है कि इतने लोग, मतलब इन्होंने एक मजाक सा बनाया कि इनको अगर इसमें देखा जाए, अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो क्या इतने सस्ते हो गए हैं, यानी आध्यात्मिक रंग के चश्मे इतने हो गए कुछ लोगों को इसमें आध्यात्मिक की रचनाएं इसको, क्योंकि इन्होंने क्या है देखा जाए तो ज़्यादातर जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने इस राधा और कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक कविताएं की, जब रामचंद्र शुक्ल मानते कि इनकी भाषा में क्या संगारिकता है। मोटे हिसाब से वीर गाथा महाराज अमीर की समय तक ही समझना चाहिए भक्ति काल के विषय में। कबीर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया है वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। इसको वेरी वेरी IMP लगा लेना। और कम से कम मैं कहती हूँ कि 100% नहीं कहूँगी, लेकिन 95%, इसी में से आपको 1% तो जरूर देखने को मिलेगा। आज की वीडियो इतनी महत्वपूर्ण रही है हमारी, बहुत ज़्यादा, और ये आप सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कितने कथन आते हैं। तो देखो, इसमें कबीर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको याद है तो उसका उल्टा होगा रामचंद्र शुक्ल। अगर रामचंद्र शुक्ल याद है तो उसका उल्टा होगा हजारी प्रसाद, क्योंकि इनके जो कथन होते थे एक दूसरे के विरोधी होते थे, एक दूसरे के विरोधी होते थे। ठीक है, इन्होंने कबीर के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इन्होंने
इनकी भाषा में कट्टरता थी, ये चिढ़ाने वाली थी, ये लोगों को इतना प्रभावित नहीं कर पाए। जबकि आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इनकी भाषा बड़ी बहुत अच्छी थी, भाई ये क्या प्रेरणा देते थे, ये करते थे। यानी कबीर से आचार्य प्रसाद द्विवेदी काफ़ी प्रभावित थे। जबकि रामचंद्र शुक्ल कहीं कहीं इनको, ये नहीं कि सारी इन्होंने तारीफ नहीं की है, कहीं कहीं इन्होंने तारीफ भी की है, लेकिन ये ज़्यादातर इनको ये तुलसीदास से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, और कबीर से इतने प्रभावित नहीं रहे जितने तुलसी। तो तुलसी को ये सर्वश्रेष्ठ उसमें रखते हैं। त्रिवेणी में इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में सूर को शामिल किया है और जायसी को और तुलसीदास को। तो प्रश्न बनता है कि त्रिवेणी में कौन कौन से शामिल कवि है, तो उसमें सूर है, तुलसी है और जायसी है, लेकिन कबीर को इन्होंने शामिल उसमें नहीं किया है, ये आप याद रखेंगे। इस कहानी के द्वारा प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण उसके करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। ये मर्गावती किसकी, कुतुबन की रचना है, ये भी आप याद रखेंगे। मर्गावती किसकी, कुतुबन की, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहद्दी। तो देखिए यहाँ आपने इस प्रश्न में आप ध्यान देंगे, आपने कथन तो याद किया ही किया है, लेकिन प्रश्न ये बन जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे, तो शेख मोहद्दी यानी मोहद्दीन भी मिल सकता है, और ये किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है ये उनके गुरु। ठीक है, याद रखेंगे। प्रेम गाथा की परंपरा पद्मावत से प्रौढ़ और सरस है, सबसे प्रौढ़ और सरस है, यानी प्रौढ़ मतलब पुरानी। यह प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए, शेख नबी के लिए बोला है। सूफी काव्य की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी जा सकती है। अनुराग मोहम्मद किसकी है, पहले तो नूर मोहम्मद की है। अनुराग बांसुरी किसकी है, ये है नूर मोहम्मद की। और ये कथन किसने बोला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। तो देखिए बहुत सारे देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मैं और करवा देती हूँ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं फिर बता देती हूँ, 199 रुपये आप पे कर से ले सकते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए भाई, 199 रुपये क्या ज़्यादा होते हैं। कोर्स आपको पूरा क्या है, मैं ये कहती हूँ कि मैं 60% आपका सिलेबस हो जाएगा पेपर तक, ठीक है, 60% हो जाएगा। लेकिन वैसे आपकी सोच है जैसे कि 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं, और मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा, तो भाई मैं इतना पसीना आपके लिए बहा रही हूँ। तो नेट मेरे नोट्सों से आराम से निकलता है, JRF की मैं गारंटी नहीं लूँगी। हाँ, अगर आप मेहनत करो जितनी मैं करूँ मेरे साथ करोगे तो नेट आराम से आपका निकल जाएगा, इस बात की गारंटी, अगर आप भी ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो, ठीक है। सूर परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल हिंदू मिला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी तरफ इशारा किया, सूरदास की तरफ इशारा किया है, ठीक है। जनता चाहे तो प्रभाव पड़ा, उस गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा मनोहर प्रेम की संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया है। ये वल्लभाचार्य के लिए बोला है, किसने, रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। वल्लभाचार्य किसके गुरु थे, वल्लभाचार्य किसके थे, सूरदास के गुरु थे, ये भी याद रखेंगे। सूर की सबसे बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई का जन्म कब और कहाँ माना है, तो अलग अलग विद्वानों में अलग अलग जन्म भी मानते हैं। तो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने चौगड़ी गांव माना है, 1573 संवत है, और ईस्वी निकालना है तो इसमें 57 वर्ष घटा देना। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और विठलनाथ के बड़े कृपा पात्र थे। रसखान के लिए बोला है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। इन भक्तों में हमारे साहित्य का सबसे भारी उपकार है कृष्ण भक्त कवियों के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को भक्ति काल में सम्मिलित किया है। अब यहाँ बहुत ही जरूरी टॉपिक है, ये लाइनें हैं, देखेंगे। केशव दास को रीति काल का कवि माना जाता है, रीति काल का, और रीति काल में भी इसे रीतिबद्ध में रखा जाता है। जबकि क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भक्ति काल के मानते हैं। प्रश्न बहुत बार आया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को किस श्रेणी में रखा है, भक्ति काल में रखा है, रीति काल में रखा, आधुनिक काल में, तो भक्ति काल में रखा। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसको रखा, केशवदास को रखा है। कठिन काव्य का प्रेत भी किसे कहा जाता है, केशवदास को कहा जाता है। किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी के गुरु है हरियानंद, यानी तुलसी के गुरु है हरियानंद, और कहीं कहीं और भी से वो भी मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र तुलसी का जन्म स्थान राजापुर माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तुलसी का जन्म स्थान कहाँ, राजापुर माना जाता है। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा, किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है।
तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे। राजा रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति की पद्धति सबसे बड़ी विशेषता सर्वांग पूर्णता, यानी सर्वांग पूर्णता का मतलब होता है जिसमें क्या है, जो भी काव्य के जो जो जरूरी तत्व होते हैं, जो अनिवार्य तत्व होते हैं, अब ये तत्व क्या होते हैं जिसमें क्या है, रस भी है, छंद भी है, अलंकार भी है और व्याकरण संबंधी नियमों का भी पालन किया गया है। रामचरितमानस में तुलसी में केवल कवि में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। रामचरितमानस में तुलसी कौन कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं, कवि क्या है, रामचरितमानस लिखी तो कवि हो गए, इसके साथ साथ उपदेशक के रूप में भी सामने आते, नहीं उन्हें उपदेश भी दिया, लोगों को जागरूक भी किया है। गोस्वामी के रचे ग्रंथ 12 प्रसिद्ध, इनमें से 5 बड़े 7 छोटे हैं। तो ये भी प्रश्न बना है कि तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रमाणिक किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तुलसी के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया, 12 को माना गया है, किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो देखो कितनी अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश की, बड़े होशियार हो, वैसे आपको आती भी है, थोड़ा सा आपको कंटेंट चाहिए बस। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्ण जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सामने पड़ा, जासकी गोस्वामी जी के बारे में कहा है। हम संकोच के कह सकते हैं कि एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी। तुलसीदास, मैंने कहा ना कि तुलसीदास के लिए रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को बहुत उच्च स्थान देते हैं, वो किसी के रामचरितमानस के लिए ही ज़्यादातर देते हैं। बाकी कबीरदास के लिए में कहीं कहीं आप आलोचना भी करते हुए नजर आते हैं, कहीं कहीं थोड़ी सी तारीफ भी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे तो तुलसीदास से थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, बहुत सारे और भी कथन बाकी हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर ये PDF चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं और ये 25 विद्यार्थियों के लिए 199 की रहेगी। और अगर पेपर की डेट आगे जाती है तो और संपूर्ण नोट्स तैयार हो जाएंगे, तब तक तो ये 500 रुपये के हो जाएंगे। मर्जी है आपकी, समझ में आए तो ले लेना, नहीं तो फ्री में तैयारी करते रहना, रोज़ आपको क्लास मिल रही है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर आप विश्वास करते हो, अगर मेरी वीडियो भी देखते हो तो आपका नेट आराम से निकल जाएगा। जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ ना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उतनी ही आप कर लोगे मेरे साथ तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका नेट कहीं नहीं जाने वाला। और मैं उनके लिए मेहनत कर रही हूँ जो गृहिणी है, जो घर बैठे कहीं जा नहीं सकती पढ़ने के लिए, कहीं कोचिंग वगैरह नहीं है, या फिर कहीं पैसे नहीं देना चाहती, डर है कहीं बड़ी कोचिंग ले ली तो कहीं ना हो, और परिवार वाले की कोचिंग भी दिलाई फिर भी नहीं हुआ। तो मेरे इतने पैसे वैसे हैं भी नहीं, 199 रुपये की तो आप शाम तक कुल्फी खा जाते हो। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी है। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।